तो बल साहब और सीके साहब के बोलने के बाद मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप सब लोग को नए तरीके से हम जगाने का प्रयास करेंगे। तो संबोधन के पश्चात एक आज शंकर दयाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान शंकर दयाल बाबू की स्मृति में ये आयोजन होता है और प्रत्येक वर्ष मुझे इस आयोजन में भाग लेने का मौका मिलता है। भल साहब, मिश्रा साहब, यहाँ दो मेरे जिला के पूर्व कलेक्टर जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। सीके मिश्रा जब मैं पहली बार बिहार में विधायक बना तो आप मेरे कलेक्टर थे, और एक कुंदन जी अभी उठ करके गए हैं, वो भी कई सारे कलेक्टर थे। तो इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है बिहार के विकास में और हम सब लोग मिलकर काम किए हैं। आज हमारे इस मंच पर हमारे स्कूल के मेरे क्लास फेलो रंजन जी, रश्मि जो बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, जुगनू पीछे बैठ करके सर हिला रही हैं कि उनको सब हमारी बात अच्छी लगती है, विनी जो वकील साहब, और रचना जी। आप लोगों ने पूरा कोने कोने में बैठ करके विश्लेषण करने के लिए कोना कोना पकड़ लिया। शहनवाज जी यहाँ थे, चले गए। शोभा जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, अरुण जी निकल के बाहर गए हैं। और अफकोर्स देखिए, राजेश उस कोने में, जुगनू उस कोने में, रत्ना उस कोने में, व्यवस्था अच्छा है। और हमारे राजेश जी मोदी नगर के विधायक हैं, ये भी यहाँ आए हैं। इसके बाद शुभम, सुधीर प्रताप सिंह जी और कई सारे हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका नाम, कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सब लोगों ने पृष्ठभूमि बता दी और भल साहब ने कहा कि बाइंडिंग फैक्टर बिहार में क्या नहीं है। और उसके पश्चात सीके मिश्रा साहब ने भी बताया कि किस तरह से बिहार में क्या छूटा हुआ है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि शंकर दयाल बाबू की स्मृति में कुछ करना था, तो आजकल पूरे बिहार में, हाँ चालू कर, मैं बिहार इस बार लगातार घूम रहा हूँ और हमने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में कभी बिहार की यात्रा नहीं की थी। और इस यात्रा का जब प्रारंभ हुआ तो मैं हर जिले में, मेरा 9वां जिला समाप्त हुआ। एक जिला औरंगाबाद भी था। और अभी भी इस समय जो यहाँ व्यवस्था कायम की गई है, जब हम लोग बोल रहे हैं तो भारतवर्ष में 1.5 से 2 लाख लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। और इसकी व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो शंकर दयाल बाबू की स्मृति में देव, औरंगाबाद का एक छोटा सा चित्रण, उसके पश्चात हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये शंकर दयाल बाबू की जन्मस्थली है। तो ये सवाल उठता है कि आप सब लोगों के बीच में जो चर्चा थी, ये उनके स्मृति में है। यहाँ उनका जन्म हुआ होगा, यहाँ से आज राजेश, जुगनू सब लोग बैठे हैं। इसी मिट्टी से उभर करके हम सब लोग यहाँ तक, आप सब की यात्रा हुई है। तो आज का संदर्भ था विमर्श बिहार, और सीके न्यूज़ ने बता दिया बहस बिहार। तो चलिए उसको एक कड़ी और बढ़ाते हैं। तो ये तो सब लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिहारी आगे है लेकिन बिहार पिछड़ा क्या। लेकिन उसका रास्ता किसी ने नहीं बताया और कारण किसने नहीं बताया कि आखिर ये स्थिति क्या है। और बल साहब ने कहा कि आर्थिक में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरी इकोनॉमिक्स की बात उन्होंने कहा, बताई। कई सारे इकोनॉमिक्स से जुड़े लोग यहाँ हैं। लेकिन शायद एक विषय आप सब लोग बार बार उस विषय को, बाइंडिंग फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के बारे में बताना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार है और लगभग 24 घंटे बिजली है, सड़कों की स्थिति अच्छी है।
लेकिन शायद एक चीज का वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शायद आप सब लोगों को नहीं अंदाजा है। और उस पॉलिटिकल लेकिन चलिए, इन लोगों ने समझाया अपनी तरीके से कि बिहार पिछड़ा क्यों है, लेकिन मैं भी आप लोगों को बताता हूं और कहता हूं कि पूरा भारत बिहारी चलाता है, पूरा देश बिहारी चलाता है, पूरी दुनिया में भारत बिहारी फैला है, लेकिन बिहार पिछड़ा है क्यों? तो कुछ तस्वीरें मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए, इससे पहले कि आप मेरे विषय तक पहुंच सके, मैं कनेक्ट करना चाहूंगा मनोज यादव के आप देखिए, और ये सब तस्वीरों से शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हम कहां छूटे हैं और कहां शुरुआत है। मनोज। एक भी नहीं बच्चा पढ़ा है, ना भैंस चला ना स्कूल चला, सारा पैसा खा गए स्कूल बनाने के चक्कर में। चलिए, अब लालू जी तो हट गए, अब क्या लेना देना? लालू जी तो नीतीश कुमार जी हमारे कौन से सही करे, एजुकेशन जीरो कर दिया जनाब। नीतीश जी तो अच्छा काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जाके बच्चों वो कर रहे सिर्फ शहरों का, जाके देखिए गाँव में क्या हाल है। हम तो गाँव से बिलोंग करते हैं ना सर, हमारा शेखपुरा जिला ईमानदार आदमी है। ईमानदार सर, एक ईमानदार आदमी होने से थोड़ी ना चलता है, एक टीम तो पूरा टीम से चलता है ना सर। हम ईमानदार अब लेके झंडा खाली घूमते रहिए कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो क्या होगा? तो रोड बनाए हैं, बिजली दिए हैं। रोड तो सेंटर ने बनाया सर। रोड जब झारखंड से बिहार अलग किया तब सेंटर ने बोला था बना के देंगे, और सेंटर ने बना के दिया। बिहार नीतीश जी कहाँ से दिए? अपने घर से दिए हैं। नहीं, सब लोग ऐसा नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं सर। ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है। सिर्फ जाति, बिहार में जातिवाद वोटिंग है, बस जात को बहका दो वोटिंग, हम ले लो, कहानी खत्म। आप बहुत दुखी हैं सर। जातिवाद से इतना दुखी है कि मन क्या करता, बिहार जाने की नहीं मन करता, सच्ची बात है। तो यहाँ जो लोग बाहर रहता है बिहार का लोग, वो लोग क्या कहता है बिहार के बारे में? बिहार के बारे में सर लोग एक तरह से कहते हैं ना सर कि जो हम लोग साथ में जब बिहार आपस में जब बात होती है तो यही सब चिढ़ता कि बच्चा को कैसे आगे, जो हमारा जो पैर है ना सर, पैर को ही काटना चाहते हैं। बच्चा है हमारा, आगे वो नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन शहर की बढ़ाई हो, अगर शहर को बढ़ाना है तो सड़क चाहिए, अच्छा सड़क, तभी आगे आपका जिला, शहर, देश सब काम होगा। अगर ये है, और आप सबको लगेगा कि ये, जब मैं इस लड़के से बात कर रहा था, और यहीं से हमने शुरुआत किया बातचीत का क्रम, और जब इस लड़के से बात हो रहा था तो ये सिर्फ मनोज कुमार अपना नाम बता रहा था, अगला मनोज यादव वाला भी निकाल लेना। तो मैंने पूछा, और जैसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो इसने कहा कि हम शेखपुरा के रहने वाले हैं। तो मुझे लगा कि शेखपुरा की जो जातीय समीकरण है, तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुआ, पूछना नहीं चाहिए था। इसने पूछा कि किस समाज से आते हो, तो इसने तपाक से कहा यही आप नेता लोग के साथ प्रॉब्लम है। और ये लड़का, आपको विश्वास नहीं होता, एक चंडीगढ़ में एक मेरे मित्र का ड्राइवर है, 20,000 से 25,000 रुपये इसका वेतन है, ये पासवान समाज का है। और ये है बिहार, जिसको बिहार ने गिनती करके बाहर किया हुआ है। हमें वहां तक पहुंचना है। एक और दिखाइए, राजेश कुमार का दिखाइए। आप सिर्फ थोड़े थोड़े चीजों को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि डिस्कनेक्ट कहां है, और फिर मैं उसके बाद आपके विषय पर आऊंगा। फटाफट लगाते जाओ। हमार घर गोपालगंज में का करत रही जा? दिल्ली में? तुम दिल्ली में हम पहले सुलभ इंटरनेशनल में चीफ अकाउंटेंट रहनी, अब ओकरा बाद 2006 से LNT में लगातार हमार पोस्टिंग बा। 2006 से? 2006 से। तो बहुत पुराना आदमी भइल। जी, टर्मिनल 3 से लेके IATC टावर और सब कुछ हमनी के बनावल है। हमारा साथ है संजीव चक्रवर्ती साहब। तो सब बड़का हवाई अड्डा बनावत है। जी। तो बिहार में काहे कुछ नहीं के बनावत है भाई? अब रोगरा लोगन के आशीर्वाद हुई तो बिहारो पहुंच के बनावे में हमनी के लेट ना हुई। अच्छा। हाँ, जैसे बिहार में अभी कुछ बनत नहीं खे ना, बनत नहीं खे, लेकिन हमरा सुने में आवता कि रोगरा लोगन के दया दृष्टि से एयरपोर्ट के विस्तार होकर जा रहा है। हाँ, नया हवाई अड्डा सोनपुर में बना। हाँ, ठीक बात है। ठीक। तो देखिए, हम सब लोग राजेश हैं, हम हैं यहाँ, और अभी पिछले 8 महीना से मैं एक पार्लियामेंट में हूँ, बिहार में हूँ, और मैंने एक विषय पर चर्चा शुरू की, और मैंने अपना चौथा प्रोफेशन भी प्रारंभ कर दिया है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, और शायद आप लोगों के राजनीतिक जीवन में शंकर दयाल बाबू का मैं वो छोटा सा पार्लियामेंट का दिखाऊंगा, और वहाँ से मैं आगे कनेक्ट करूँगा कि ये मेरे राजनीतिक जीवन का 35वां वर्ष है, और मैं 27 साल में MLA। शोभा जी, आप सोच रही हैं, सब आपके वोटर हमारे वोटर हैं जो आपको जिताते हैं, और ये मेरे राजनीतिक जीवन का 35वां वर्ष है। और औसतन राह चलते कोई नेता मिलता होगा तो बहुत डील डॉल से जाता होगा,
पता चला होगा कि वो 5 वर्ष का शायद विधायक हो जो मनोज की तरह है, उसके डील डॉल को देख के आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग कर दिया है। 30 वर्ष की यात्रा के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा दायित्व था कि इसकी शुरुआत करें। और जब हम ये विषय आपके बीच में रख रहे हैं तो मेरा इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि आखिर बिहार में राजनीति ने किस तरह से प्रभावित किया है बिहार की राजनीति को। विषय वहाँ है, विषय वहाँ नहीं है जिस पर आप लोग हैं। एक और देख लीजिए, फिर मैं आपके पास चलता हूँ। हाल फिलहाल एक ट्रेन में सूरत जाती हुई एक महिला दिली और उससे बात हुआ। और सूरत देश का एक अंग है, एक कोना है। सूरत के उस महिला का ट्रेन में बात सुनिएगा आप लोग। कहाँ के रहने वाली है? मैं वैशाली जिला बिहार की रहने वाली वैशाली जिला में कहाँ? हाजीपुर। प्रॉपर हाजीपुर के रहने वाली है। अभी आप इस ट्रेन से सफर कर रही है, कहाँ जा रही है? मैं अभी सूरत जा रही हूँ। सूरत किस लिए जा रही सूरत में जॉब करती हूँ। है? तो क्या बिहार में उद्योग नहीं है? नहीं, मेरा मानस से बिहार में कोई उद्योग नहीं होगा, उद्योग, लेकिन जो मैं सूरत में कमा रही हूँ वो बिहार में नहीं कमा सकती। सूरत में मैं 2.5 साल डायमंड में काम कर रही हूँ, तो मेरा 9,000 से 18,500 सैलरी कमा रही हूँ। तो क्या बिहार वाले देंगे सैलरी इतना? आपके मालिक, आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड भी सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हैं। तो आपको वो सूरत में भी 60, 70, 80 हजार कमाते हैं। वो कितने क्लास पास है? वो 12वीं पास है। आपको मन करता है कि मैं अपने बिहार में ही रहूँ? किसको गाँव अपना प्यारा नहीं लगता, किसको अपने बच्चे प्यारा नहीं लगता। मैं 10 साल के बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। आपको बच्चे छोड़ कर जाना बच्चे को पड़ेगा? छोड़ के जा रही हूँ। किसके पास अपने बच्चे को छोड़? मेरे मम्मी के पास। बच्चे को भी मन होता है ना कि मेरे मम्मी मेरे पास में रहे, मेरे पापा मेरे पास में रहे, उसको भी मन होता है। आज मेरा बेटा निपट के हो रहा था, पर मम्मा तू कब आएगी, होली में आएगी, कब आएगी? ये है, इसका कहना है कि ये 10 साल के बच्चे को छोड़ कर के अपने माँ के पास ये सूरत जा रही है। ऐसे कई तस्वीरें हमारे पास है। और ये सच्चाई है बिहार का कि पूरा देश और दुनिया बिहार चला रहा है, लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों है? और यही एक बड़ा सवाल है जिसके लेकर के आज हम लोगों ने, और रश्मि और राजेश ने और रंजन ने ये तय किया कि बिहार पर विमर्श करें। और सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? हमने ये स्लाइड देखा तो उस समय शुभम ने ये स्लाइड दिखाया। अब जरा उसको आप थोड़ा कोई राजनीतिक नेता अपने बिहार के राजनीतिक जीवन में इस तरह से, और मैं हर जिला में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है। जरा वो नीति आयोग का रिपोर्ट दिखाइए, जो स्लाइड यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहते थे। और ये नीति आयोग कोई नहीं है। नीति आयोग में एक प्रतिवेदन आया था, जो हमारे कई सारे वरिष्ठ पत्रकार पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि बिहार के बारे में कोई चर्चा करे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। ये है बिहार का दृश्य और ये सभी जिलाओं का लाल है। बिहार आज पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य है। इसका प्रामाणिकता कहां से आता है? नेक्स्ट। बिहार 51% लोग आज बिहार में गरीबी रेखा के नीचे हैं और केरल में 0.7%, यानी कि बिहार में चलने वाला हर 100वां व्यक्ति में 52 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीता है। और हम सब लोग स्वीकार करते हैं, देश भर में मजदूरी करते हैं। अगला सबसे खूबसूरत दृश्य अगर लाल रंग में दिख रहा है तो बिहार का, जहां 51% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सबसे कुपोषित राज्य अगर पूरे भारतवर्ष में कोई है तो बिहार है। नेक्स्ट, कुपोषित में, और वो उसकी सूची है। नेक्स्ट, 5% बच्चे जन्म के साथ मर जाते हैं कुपोषण के कारण। भारत की चर्चा नहीं है और यूएन और कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। नेक्स्ट, मातृ स्वास्थ्य में बिहार की स्थिति सबसे बदतर है। नेक्स्ट, 45% महिलाओं के प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इस पर अगर चर्चा करें तो ये बड़ा लंबा जाएगा। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा। नेक्स्ट, आप इसको चलते जाइएगा। बिहार आज देश का प्रामाणिकता के तौर पर अभी नहीं, पिछले 70 साल में, लोग कहता है कि ये 30 साल की गरीबी है, मैं कहता हूं ये 70 साल की गरीबी है। और इसके बाद अगर इसकी प्रामाणिकता दे तो अभी हफ्ता 10 दिन पहले इंडिया टुडे का स्टेटस और जो स्टेट्स के बारे में आया था, अगर वो स्लाइड निकालें, इसके बाद मैं असल वक्तव्य पर आपके बीच में आऊँगा। और जो आप भल साहब कह रहे थे, मैं उस विषय पर भी आ जाना चाहूँगा। एक वो जो लेटेस्ट इंडिया टुडे का स्लाइड से उसको दिखा दीजिए।
और इतना कुछ करने के बाद भी, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज भी बिहार देश में सबसे अधिक गरीबी है। नीति आयोग का आपने देखा ही, लेकिन यह आखिर हो क्यों रहा है? इस स्लाइड को देखने के बाद असल विषय पर मैं आप लोगों के बीच में आना चाहूंगा और वहीं पर मैं संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। और जो असल विषय है जिसमें हम लोग अभी तक विषयांतर रहे उस पर, स्टेट्स ऑफ एक्सेलेंस, ये इंडिया टुडे का लेटेस्ट सर्वे है। इंप्रूवमेंट इन द तमिलनाडु, साहब ऐसा नहीं है, इस स्लाइड को यही रोके रखना, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस और वहां का ब्यूरोक्रेसी हमसे बेटर है, लेकिन आज तमिलनाडु इस देश का महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से कहीं आगे सबसे विकसित राज्यों में उभर करके जो राज्य आ रहा है वो आज तमिलनाडु है। और इस श्रेणी में 20 बड़े राज्यों में बिहार आज सबसे निचले पायदान में है। लेकिन यह दृश्य आप बिहार में किसी को नहीं दिखा सकते हैं, यह सवाल आप बिहार में किसी नेता से नहीं पूछ सकते हैं, इसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं, और आप सब दिल्ली में रहने वाले इस तरफ नजर उठा के देखने की भी चेष्टा नहीं करेंगे। तो संकट है कि जो बिहार में रहता है, ये बातें करता है, उसका बिहार में प्रसंग नहीं है, और जो दिल्ली में ये बात रखेगा उसकी प्रसंगिता आपके सामने नहीं है। तो आखिर बिहार की चर्चा कौन करेगा? एक बड़ा सवाल आपके बीच में उभर के आ रहा है। नेक्स्ट, तमिलनाडु टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी, तमिलनाडु विद 49 पॉइंट्स। Tamilnadu races ahead, Bihar is lagging far behind. Next, economic performance, Gujarat, Bihar is the last. Look at the status. Next, best performing in infrastructure, Punjab, Bihar is, I said Bihar has improved considerably, it is on the 15th rank. Next, best performing big states, health-wise, Kerala is the best. Look at Bihar, it is at the most bottom. And these are real facts. इसमें कहीं कोई विश्लेषण नहीं है, क्योंकि जो नीति आयोग का है, बिहार के नेताओं ने नीति आयोग के रिपोर्ट को चैलेंज किया। हम सब बिहारियों ने मिलकर के राजनेताओं ने चैलेंज किया, लेकिन 3 साल 4 साल प्रकाशन के बाद भी आज अगर इंडिया टुडे का सर्वे आता है तो उसमें भी बिहार सबसे नीचे है। नेक्स्ट, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पीछे है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके क्षेत्र में बिहार, इसकी तो लंबी चर्चा की जाती है, बिहार सबसे पीछे है। नेक्स्ट, पर्यावरण में 15वें स्थान पर। नेक्स्ट, सफाई में 17वें स्थान पर। नेक्स्ट, और इस प्रकार से है। तो ये सिर्फ आपको इस बात की प्रामाणिकता देना था कि जो भल साहब कह रहे थे और जो सीके मिश्रा कह रहे थे, जो हमारे मित्र ने सबसे पहले में चर्चा की, ये सच्चाई है। और सब हम लोग इस सच्चाई से मुकर करके अपनी जीवन, अपना समय काट रहे हैं। लेकिन कई बार मैं ये पूछता हूं, कई बार मैं देहात में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं कि हमारे मजदूर गुजरात में काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, तिरुपुर में काम कर रहे हैं, हमारे किसान गुजरात में काम कर रहे हैं, हमारे किसान पंजाब में काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप सब अगर बिहार से जुड़े हैं, क्या कोई महाराष्ट्र से बिहार के खेतों में काम करने आता है? क्या पंजाब से कोई बिहार के खेतों में काम करने आता है? क्या दिल्ली के और गुड़गांव के और हरियाणा के क्षेत्र से कोई बिहार में काम करने आता है? क्या तमिलनाडु और चेन्नई से कोई बिहार में काम करने आता है? नहीं आता है। और पूरे भारतवर्ष में, अभी मैं छठ के दिन मैं दिल्ली में था, शोभा जी यहां बैठी हुई थी, अरुण जी यहां बैठे हुए थे, और छठ के दिन मुझे लगा कि कोई स्ट्राइक है दिल्ली में। और दिल्ली की सरकार इतनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारी पार्टी को सटने ही नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों, हम लोग कहां चूक जा रहे हैं। उन्होंने 40 करोड़ रुपया घोषणा कर दिया, 30 या 40 करोड़ रुपया छठ के लिए। और छठ के दिन लगा कि पूरा दिल्ली बंद है। छठ के दिन सड़क पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वही बिहारी है, और खास करके है कि बिहार में वो कोयरी है, कुर्मी है, राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है, वैश्य है, लेकिन दिल्ली में आकर के वो बिहारी है। और ये बात कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हम घर लौट के जाते हैं तो हम जाति से हमारी पहचान है, लेकिन दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जो लोग वोट मांगने जाते हैं तो बिहारियों के पास जाते हैं। यही तो खासियत है जिसको हम सब लोगों को समझना है। और इस बिहार की जब चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आखिर हुआ क्या है, अपना अपना विश्लेषण होगा, आप लोगों ने भी अपना अपना विश्लेषण किया होगा। बिहार के साथ हुआ क्या है, और यह सवाल आप लोगों को थोड़ा बहुत, और आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, चाहे सीके मिश्रा हो, चाहे रश्मि सिंह हो और अरुण सिन्हा हो, आप लोग का कोई नोटिस वोटिस है नहीं बिहार में।
आप लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं, आप अपने कारणों से अप्रासंगिक हुए हैं। और बिहार के साथ ऐसा हुआ क्यों, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम लोगों को जाना होगा। बिहार के राजनेता देश में टॉप हैं, और राजनीति में जब तक आप समाज को बांटते रहिएगा ना, तब तक आप समाज को बांटते रहिएगा, तब तक सत्ता में बने रहिएगा। ये प्रिंसिपल और ये फिलॉसफी को बिहार के राजनेता अच्छी तरह से समझते हैं। और ये अब से नहीं है, जब बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का जब शुरुआत हुआ था 1900 के आसपास, और लंबी कहानी है हमारे यहाँ के शूरवीरों का, तो उस समय भी अंग्रेजों ने देखा कि बिहारियों को अगर नियंत्रित करना है तो एक बार इस पूरे बड़े प्रांत को बांटो, और इसीलिए 1911 में अंग्रेजों ने पहली बार बिहार को काट करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अलग किया। तो चलिए, वो बंटवारा तो अंग्रेजों ने किया, वो तो बात बीत गई। और उसके बाद देश 47 में आज़ाद हुआ, 50 में संविधान बना, और हम सब लोगों ने देश में, और शंकरदयाल बाबू और कामता बाबू संविधान असेंबली के सदस्य रहे हैं। शंकरदयाल बाबू उस समय 1937 में उनका जन्म हुआ। उन सब लोगों ने आज़ादी देखी, और आज़ाद करके भारत को और देश को आगे ले जाने की उन लोगों ने संकल्प लिया। और संविधान में हम लोगों ने एक प्रावधान किया, बड़ा अच्छा प्रावधान था। उस समय हम लोगों ने सिर्फ एक प्रकार का आरक्षण लगाया और कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को हम आरक्षण देखेंगे। सबने स्वीकार किया। 50 साल से 10 वर्ष की लगा, पिछले 70 वर्ष में हम लोगों ने उसका विस्तार कर करके हम लोग चल रहे हैं, हमारी किसी की आपत्ति नहीं थी। लेकिन 1990 में किसी व्यक्ति को, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, कि लंबे सत्ता में और इतिहास में बने रहने की आवश्यकता महसूस हुई, और उस समय तो मंडल आयोग का रिपोर्ट आ चुका था, और उन्होंने कहा कि इस मंडल आयोग का भी संविधान में डाल करके हम लोग देश को में एक बार फिर आरक्षण किया। देश में पिछड़ों का आरक्षण आया, कोई आपत्ति नहीं है, उससे देश को लाभ होने वाला था। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहां सरकारी नौकरी का मामला ही नहीं था। लेकिन बिहार के लोगों को तो इसका बहुत ही महत्व था, और हम लोगों ने बिहार में फिर वो पिछड़ा आरक्षण लगाया। वहां तक तो चलिए वो भी ठीक था, हम लोगों ने मान लिया कि पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार वहां रुकी नहीं, और 2007 में आकर के फिर दो चीज और हुआ। और 7 या 8 वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद एक सरकार को लगा कि बिहार की सत्ता हिल रही है, तो उस समय उन्होंने पहला कदम उठाया कि राज्य को बांट दिया, एक झारखंड बना दिया और बिहार बना दिया, क्योंकि झारखंड में अधिक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के एमएलए थे, और पुराने बिहार में उनके लोग थे। उन लोगों ने तब भी बिहार को बांट दिया, और बिहार को सिर्फ समाज से नहीं बांटा, बिहार को भौगोलिक रूप से सत्ता में बने रहने के लिए बांट दिया। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि बिहार को क्यों बांटा गया था। बिहार के विकास के लिए नहीं बांटा गया था, बिहार को इसलिए बांटा गया था कि उन्हें सत्ता में बना रहना था। बिहार का बंटवारा उस समय भी हुआ, आप सब लोग चुपचाप इस नजरिए को देखते रहे। मामला वहां समाप्त नहीं हुआ, और फिर उनके जाने के बाद 15 साल का एक और सत्ता आया, और इस सत्ता ने भी एक तय किया। उनको भी लगा कि अब सत्ता जाने वाली है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो पिछड़ा को भी बांट देते हैं, और पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया। और वहां तक मामला नहीं समाप्त हुआ, उन्होंने दलित को भी महादलित में बांट दिया, सत्ता में बने रहने के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राज हमेशा जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, हम तो फॉरवर्ड जाति से हैं, और इसलिए हमारा हिस्सा नहीं है। मैं तो बिहार में घूम घूम के कह रहा हूं, बिहार से आज 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं। किसी ने सवाल पूछा है? 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं। 14 करोड़ के आसपास आबादी है पूरा भारत। लेकिन वो छोड़ के जाने वाले कौन हैं? वो छोड़ के जाने वाले राजीव प्रताप रूडी नहीं है, सीके मिश्रा नहीं है, एलएन झा नहीं है। वो जाने वाले वो सब गरीब हैं जो बिहार में बेरोजगारी और बेबसी के हालात में बिहार छोड़ के गए, जिनके लिए पिछले 50 साल की राजनीति की गई थी, वो लोगों ने बिहार छोड़ दिया है। हम तो आज भी बिहार में टिके हुए हैं। लेकिन उस पर भी सरकार को लगा कि रे साहब, ये तो हो गया इतना लंबा खेला, अभी भी तो दिखाई दे ही रहा है, यही है, एजी भी यही है, एएसजी भी यही है, प्रोफेसर भी यही है, वाइस चांसलर भी यही है, डॉक्टर भी यही है, इंजीनियर भी यही है। तो चलो एक बार राजेश जी, आपकी विधानसभा में फिर बिहार में गिनती शुरू हो गया है।
आप लोगों को खबर है, बिहार की गिनती फिर एक बार शुरू हो गई है, और जब जब सत्ता हिलने लगता है बिहार की गिनती शुरू हो जाती है। किसी को पता है यहां? लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग दिल्ली में आराम से हैं। बिहार की स्थिति से क्या लेना देना है? क्योंकि हम लोग जैसे लोगों को आप कह दीजिएगा कि भाई तो फॉरवर्ड है, लेकिन एक बात बताइए आप हमको कि जब बिहार बैकवर्ड है तो हम फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं? बड़ा अजीब बात है भाई। अगर पूरा स्टेट ही बैकवर्ड है तो आप हमको फॉरवर्ड कैसे कह रहे हैं? और ये हमने यही नहीं कहा है, आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं। ये हमने ऐसे स्थान पर बना है जो किसी की ताकत नहीं है कहने का, और हमने चुनौती दिया है कि हम भी बिहार के बैकवर्ड हैं। और आप दिखाइए मैंने पार्लियामेंट में क्या बोला है, देखिएगा। कमाल है साहब। एक विषय पर आना चाहता हूं कि देश के भीतर जो ये विकास का स्वरूप है, ये आखिर ये बिहार यूपी, जहां बिहार अगर और यूपी अगर देश होता दुनिया में तो पांचवा छठा दुनिया का सबसे बड़ा देश होता। लेकिन मेरा ये पीड़ा है, अब बिहार को लोग बैकवर्ड कहते हैं, पता नहीं वहां जाति से लोग बैकवर्ड कहते हैं कि फलानी जाति का है वो फॉरवर्ड का है। साहब मैं तो बैकवर्ड स्टेट से आता हूं, मैं तो बिहार को नारा देना चाहता हूं कि मैं भी बैकवर्ड हूं। अगर बैकवर्ड से ही उस राज्य का भविष्य बदल सकता है तो मैं बैकवर्ड हूं और बैकवर्ड स्टेट की लड़ाई लड़ूंगा। मेरा भी परिभाषा बैकवर्ड में ले लीजिए, क्योंकि मुझे मत वंचित कीजिए बैकवर्ड कह के कि भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं है। संजय जायसवाल जी, बैकवर्ड अगर राज्य है तो बैकवर्ड अगर राज्य है तो मैं भी बैकवर्ड राज्य का हूं, मैं भी बैकवर्ड हूं, और मैं भी बिहार को बैकवर्ड के नाम पर ही अपना चेहरा बैकवर्ड बनाते हुए कि देश में पूरे हमारे गरीब मजदूर पूरे भारतवर्ष में फैले। बिहार में क्या होगा? इससे कोविड सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ा, इसको बंद करते तो हैं। बिहार में और मैं यही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तय कर लिया, और आप सब लोग, हम बता रहे थे ना मनोज जी को कि बहुत लोग मिलते होंगे पॉलिटिक्स। मेरा तो 30 साल हो गया, ईश्वर की कृपा और सारण की जनता और बिहार में हमारे मित्रों का हमारी दोस्ती। 30 साल का राजनीतिक जीवन किसी का पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा में नहीं होता है, लेकिन हमने तय किया है कि अगला 5 वर्ष में बिहार में लगाऊंगा, और मैंने शुरू कर दिया, और पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं बिहार में। और अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे वेबसाइट पर जाके देखिए, मेरी कार्यक्रमों में 1.5 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को। और हमने तय कर लिया है, मुझे विधानसभा, एमएलए, एमपी, बहुत लंबी यात्रा करके मैं यहां पहुंच चुका हूं। इसमें बहुतों का योगदान है, मेरे परिवार का, मेरी मां का, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे मित्रों का। अब मुझे घबराहट नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं बिहार कभी नहीं जाता था, जीत के आता था। लोग बाहुबली वगैरह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम तो सीके मिश्रा तो मुझे जानते ही हैं। तो जिससे पूरा बिहार लड़ता था उससे मैं अकेले लड़ता था वहां पर, किसी को पता भी नहीं होगा आप लोगों को कि मैं कहां से लड़के आता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे पूरा बिहार लड़ता था उससे मैं अकेले लड़ता था और जीत के आता था। इसलिए उस बात की भी घबराहट नहीं है कि वहां मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि बिहार को एक बार फिर से जगा करके चैन लूंगा, चाहे उसके लिए किसी प्रकार का कुर्बानी देना पड़े। बिहार के 4 लोग बाहर, आपने कहा अभी सीखे, आपने कुछ कहा कि रेमिटेंस होता है वहां। साहब बिहार के 4 करोड़ लोग हम लोगों ने जुड़वाया, औसतन अगर 3,000 रुपया भी घर भेजता है पूरे बिहार में, तो लगभग 1-2 लाख करोड़ का तो बिहार का बजट है साहब। उसमें 1,44,000 करोड़ तो बाहर से लोग बिहार में बिहार सरकार चलाने के लिए देते हैं, और जैसे पैसा जाता है गिनती करा करके फिर बहाली का काम लोग शुरू कर देता है सरकारी खजाना से। वेनेजुएला वगैरह की बात करते हैं, उससे बदतर स्थिति है। अंगोला से बात करते हैं, रवांडा की बात करते हैं। आप किसी को कोई मतलब है? 150 लोग मेरे क्षेत्र में पिछले 15 दिन में जहरीली शराब पी के मर गए। मानव अधिकार आयोग गया, कोई नोटिस है? और मरने वाला उसकी गरीबी देखेंगे तो आपको अपने इस जीवन पर धिक्कार होगा। कहां कोई नोटिस लिया है? 1,44,000 करोड़ तो लोग बिहार को जिंदा रखने के लिए, और वहां के राजनेता इस पैसे को अपना अधिकार बनाते हैं और फिर से नौकरी बांटते हैं। और यही तो बिहार है सरकारी नौकरी में। मैं आपको 2-3 तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक साधारण सा है, बहुत सारे स्टेट, आप कह रहे हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर, पूरा भारत खेती पर है।
पूरा भारत खेती पर है साहब। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर के हैदराबाद जो शमशाबाद बना है 30 किलोमीटर में, मात्र वहां की सरकार ने हैदराबाद बंद करके एक हवाई अड्डा 40 किलोमीटर दूर खोल दिया। आज इस 40 किलोमीटर की दूरी में 20 लाख करोड़ रुपया से निवेश ज्यादा हुआ है, और वो सब आईटी के क्षेत्र में हुआ है। और 99% बच्चे जाने वाले बिहार और यूपी के बच्चे जाके वहां काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में एक भी उस तरह का भवन आप मुझे दिखा दीजिए जो बिहार की सरकार ने बनाया। सिर्फ तार और वो बुद्धि अगर हम बिहार के बच्चों को दे दें। आप आईटी के क्षेत्र वाला 2-3-4 दिखा दो यार, आईटी क्षेत्र वाला आप देखिए। हमारी ताकत एक बिहार में, ये हैदराबाद का दृश्य है। बिहार में हमें पिछले 70 साल में सीके मिश्रा भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं। नेताओं को तो छोड़ दीजिए, बाहर के ब्यूरोक्रेट ने क्या किया है। एक ऐसा वहां बनाने वाला कोई नेता नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है। आगे दिखाइए बैंगलोर के सिटी हब का, बैंगलोर का आईटी हब का, ये बनाने वाले, इस बिल्डिंग को बनाने वाला मजदूर भी बिहारी होगा, इसका बिजली मिस्त्री भी बिहारी होगा, इसका सफाई करने वाला भी बिहारी होगा, इसका गार्ड भी बिहारी होगा, और इसके अंदर बैठ करके पूरी दुनिया का आईटी चलाने वाला वो नौजवान भी आईटी, जो शाम को उतर करके पब में बैठता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी बिहारी होगा। हम लोगों ने कुछ नहीं दिया बिहार को, सिर्फ हम लोगों ने गरीबी बांटी है। दक्षिण के राजनेता अमीरी बांटते हैं, उत्तर के राजनेता गरीबी बांटते हैं और उसमें भी चोंच मार लेते हैं। लेकिन कोई पूछने वाला हो तब ना। तो चलिए आईटी के क्षेत्र के मैं अपने नौजवानों का वो, चलिए एक और देख। अब अच्छी बात, आप देखिए हमारी ताकत कहां है। अभी मैं फुकेट गया हुआ था एक शादी में, और वहां एक लड़का मिला मुझे, वो फुकेट का नीलेश का दिखाना। वी आर एस्टॉनिशिंग पीपल। हम लोगों का कोई मैच नहीं है। वॉट वी आर लैकिंग इज द पॉलिटिकल विल इन द स्टेट। ये नीतीश है, और नीतीश दरभंगा के हैं, लहरियासराय के हैं। तो आप अभी कहाँ हैं? मैं थाईलैंड फुकेट में हूँ। थाईलैंड फुकेट में है, और यहाँ पर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो हैदराबाद की है वहां से आए हैं जी। ये कितने वर्षों से आप वहाँ हैं, क्या कहते हैं, हैदराबाद में? हैदराबाद में पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आपने? मैं हैदराबाद से ही पढ़ाई लिखाई किया। हाँ। एंड वहाँ पे 2 साल पहले मैं इवेंट में आया था। हाँ। और अभी तक यहाँ तक। तो इवेंट मैनेजमेंट, आप तो बिहार के लोग गजब गजब काम करते हैं भाई। इवेंट मैनेजमेंट का फुकेट में, थाईलैंड में आप हैं, और जहां हम सब लोग आए हुए थे एक विवाह में, तो आप कैसा लगता है आपको बाहर? लेकिन बिहार में आपको ये काम नहीं करने मन लगेगा? नहीं, बिहार में बहुत कम चांसेस है मिलने का ये सब। हाँ। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिला उसको यूटिलाइज किया मैंने। वहाँ पे ध्यान दिया कि क्या कैसे किया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आपने? जी, मेरी पढ़ाई 12th तक तो बिहार से हुई। हाँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद में बीबीए किया। बहुत बहुत बधाई। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी LIC एजेंट है। LIC एजेंट है। और आप बिहार जाने का मन करता होगा कि वहीं अगर नौकरी मिले? 2 साल से बिहार नहीं गया अभी तक। और 2 साल से नहीं गए। बधाई आपको। आप फुकेट में आपसे मुलाकात हुई थाईलैंड में, और बहुत अच्छा काम आपने। Yes, we have a car. You can come down. You can come down and yes, we have all the cars available here. You just come out. We'll give you a car. Okay? Thank you, ma'am. Look at his accent. He runs the nation. He runs Phuket. He is an event manager and he is a proud Bihari. Look at his accent. Ma'am, please come down. Please come down. साहब पूरे भारत दुनिया में, लेकिन बिहार में ये अंग्रेजी बोल दे उसको तो प्लेटफॉर्म पर लोग खोज के मारेगा। यही तो हम लोगों ने बिहार को बनाया है। एक और दिखाइए आईटी वाला, वो जो मलेशिया चले गए हैं। आपको अंदाजा नहीं है बिहार कहाँ है। और आपको हम बता दें, लोग कहते हैं ना आंकड़े के बारे में, बैंगलोर शहर में आईटी और ITES से जो उस शहर का आय है बैंगलोर का, आपको अंदाजा है 110 बिलियन $, 8 लाख करोड़ मात्र आईटी से। और उसमें क्या है साहब? भवन है, आईटी है, एम्प्लॉयमेंट है, पब्स हैं, रहने की व्यवस्था है, और काम करने वाले सभी बच्चे आपके हैं। और मैं आपको 50 ऐसे दिखाऊंगा जहां महिलाओं ने पूरे सभा में उठ के बोला, मेरी बेटी वहां है, मेरा बेटा वहां है। और हम लोग को स्मार्टनेस में कम नहीं है। ये वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता था, वो एयरपोर्ट वाला दिखाइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रद्योत अभय। प्रद्योत अभय, करते क्या है आप? मैं विप्रो में कंसल्टेंट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट। रहने वाले कहाँ के हैं? पटना।
पटना के हैं और आप अभी कहाँ हैं? मलेशिया में? मलेशिया में, तो कोलालमपुर। साहब आप बिहार में ना रह करके यू हैव गॉन ऑल द वे टू मलेशिया, ऐसा क्यों? अपॉर्चुनिटी मिली थी विप्रो से, हाँ, तो थोड़ा इंडिया का नाम रोशन करने चला गया। तो आप बिहार का नाम रोशन नहीं कीजिएगा और इंडिया का कीजिएगा, ऐसा क्यों? इंडिया का करेंगे तो बिहार का भी होगा ही ना सर। और लेकिन बिहारी आगे है और बिहार पिछड़ा है, ऐसा वहाँ क्यों? अब ये तो मैं नहीं बता सकता बिहार पिछड़ा क्यों है, मतलब अब फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटीज नहीं है, इस पर कुछ बताइए, आपको क्या कहना है, क्यों नहीं आईटी बिहार में? अब बिहार में आईटी इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जैसे कि SEZs होते हैं बहुत सारे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बिहार में एक भी नहीं है। बिहार में नहीं है। क्यों वो नहीं? चाहिए, हमें चाहिए। और आईटी एनेबल सर्विसेज का फैसिलिटी ये सब नहीं है। अभी नहीं है, आ रही है कंपनी। अब जैसे कि TCS का एक वहाँ पे इन्फोटेक है, बट विप्रो नहीं है, आपका इन्फोसिस नहीं Deloitte नहीं है, है, डेलॉइट Infosys नहीं है, नहीं है, एक्सेंचर। ये अगर SEZ बनेगा और हम फैसिलिटीज देंगे तो ऑब्वियसली ये ठीक है। कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो। बहुत बहुत बधाई। ये भी है, ऐसे ऐसे आपको लाखों कहानियां मिलेगी बिहार के बारे में। तो आखिर हम लोग कब तक चुप बैठेंगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बिहार का कोई नेता मिले, उसे ये पूछ तो सकते हैं ना कि रूडी जी जो बात कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। कुछ मत कीजिए आप लोग, कम से कम अगर आपके पास, आपके बच्चों के पास सोशल मीडिया है, ऊपर सवाल तो खड़ा कर सकते हैं। और जिस दिन आप लोग बिहार के नेताओं से ये पूछना शुरू कर दीजिएगा कि बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है, और मेरे पास इतने सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ भी आज मैं बिहार में संबोधन कर रहा हूँ, एक एक हॉल में 10-10 हज़ार लोग भरे हुए मिलते हैं और 1.5 घंटा एक व्यक्ति नहीं उठता है, क्योंकि उसको भी उसके राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इस प्रकार से बात करते हुए कोई नेता नहीं मिला था। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात तो है नहीं यहाँ तो राज्य को सजाने की बात है। और मैं किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक चर्चा इस मंच पर नहीं है। शंकर दयाल बाबू हमारे प्रेरक थे, जिन्होंने मुझे पहली बार, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन रंजन स्टेशन पर उतरने गए थे और हम वहाँ पर राजधानी में अपने मित्र को छोड़ने गए थे, घर चाय पीने गए थे। और उस समय वहाँ पर मैं विधायक था, मेरा उम्र मुश्किल से 28 या 29 साल था। और उन्होंने कहा कि रूडी तुम छपरा के अगले सांसद बनोगे। मैंने कहा ये काल्पनिक है, और शंकर दयाल बाबू का बात वो सच निकला। और वो तो बाहुबलियों का स्थान था। वो जिन लोगों को बिहार के राजनीति में आप जानते हैं वो सब छपरा से ही थे, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैंने अपनी यात्रा इतनी आगे बढ़ा ली और आगे भी इस यात्रा को हम लोग जारी रखेंगे। बहुत सारे विषय मेरे पास हैं, लेकिन माननीय शंकर दयाल बाबू के बारे में अगर स्मृति में हमें दिखाना है तो उनका भी संसद में एक प्रकरण था जो शायद आप लोग देख करके उनकी स्मृति को फिर से याद कर सकेंगे, उनके परिवार के लोगों को। और वैसे प्रेरक आज बिहार में नहीं है। तो मैं एक बार विषय समाप्ति के पूर्व, और जिस बातों का उल्लेख CK मिश्रा साहब ने किया, आनंद सिंह साहब ने कहा, वो प्रासंगिक है, लेकिन आज ये आवश्यकता है कि बिहार के विषय पर हम सवाल खड़ा करें। और यदि हम सवाल खड़ा कर पाएंगे तो शायद आने वाले दिनों में हम रास्ता भी निकाल पाएंगे। 40 मिनट का मेरा वक्तव्य, मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहता था, बहुत सारे विषय रह गए, लेकिन उसे कभी किसी और कभी मेरे सोशल मीडिया पर जाइएगा तो IT पर, एम्प्लॉयमेंट पर, कई विषयों पर पूरे बिहार में। और मैं वैसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनके साथ आप बैठना भी ना पसंद करें शायद, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखते हैं। वो गांव से निकल करके आते हैं, मेरे साथ वो नौजवान बैठते हैं और घंटों बैठ के इसकी चर्चा करें। बिहार जग रहा है, बिहार में आपने कहा बिहार करवट ले रहा है, बिहार में बहुत बड़ा वैक्यूम है और बिहार की स्थिति बदलेगी। हमें बदलना है, हमें संकल्प लेके, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए भी बड़ा काम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि विजन बिहार एजेंडा 2025 जो हम लोग नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी की भागीदारी हो और सिर्फ चर्चा उठा के देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके पदयात्रा करना है, पदयात्रियों से देश दुखी हो चुका है। हमें पदयात्रा नहीं करना है, हमें इंटेलेक्चुअली बिहार को जगाना है, उसके पोटेंशियल को जगाना है, उसके नौजवानों के पोटेंशियल के। वो जो 5 लाख बच्चे जाके कोटा में पढ़ते हैं,
जो पटना से निकलने वाले उस हवाई अड्डा से वो यात्री जो जाते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल पटना हाई कोर्ट में मेरा बहस 1 घंटा 55 मिनट, मेरा फाइनल आर्ग्यूमेंट था कि बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होना चाहिए। गोवा जैसा शहर जिसकी आबादी 14 लाख है, वहां 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और बिहार जिसकी आबादी 14 करोड़ है, वहां एक भी हवाई अड्डा नहीं। और प्रत्येक दिन मैं पायलट भी हूं, मैं वकील भी हूं, मैं प्रोफेसर भी हूं और मैं नेता भी हूं। जिस दिन, प्रत्येक दिन जो पटना में मेरे साथ यात्री उतरते हैं, जिस प्रकार का अगर जहाज जिस प्रकार से हम लोग उतारते हैं, अगर उसकी कहानी आपको बताई जाए तो इंडिगो की सेवा जो राजेश वहां चलाते हैं बंद हो जाएगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की स्थिति बहुत बहुत दयनीय है, लेकिन परिवर्तन यहां 50 लोग नहीं देख रहे, अभी कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यह कार्यक्रम का विषय ही यह है, लेकिन अंतिम रूप से श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं अपने प्रेरक श्री शंकर दयाल बाबू का एक पार्लियामेंट का एक छोटा सा वृत्त दिखाऊंगा और उसके बाद आज की ये सभा समाप्त होगी। वो वीडियो पार्लियामेंट का। क्वेश्चन नंबर 4 टू श्री शंकर दयाल सिंह। क्या महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर देश में किसी प्रकार की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सभापति जी, पहले इस बात के लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। मगर गांधी टोपी नहीं पहनी है। और इस संबंध में हमारे सामने जो सरकार की ओर से वक्तव्य आया है उसे मैं पूरा नहीं अधूरा मानता। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गांधी जी ने जिन मूल्यों की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो सपना देखा कि आजादी के बाद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण ढंग से स्वाधीन भारत में सुलझाए जाएंगे या अमल में लाए जाएंगे, जैसे ग्रामोद्योग, बेसिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा, भारतीय भाषाओं की उन्नति, मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, ये कुछ गांधीवाद के मूलभूत सिद्धांत थे। मैं सरकार से सभापति जी जानना चाहता हूं कि क्या गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 ऐसे गांधी विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिनमें गांधी जी के उन मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की जा सके, उनका प्रसार किया जा सके और आने वाली पीढ़ी गांधी की उन बातों से परिचित हो सके, प्रभावित हो सके। अतः सरकार इस संबंध में अपना मंतव्य स्पष्ट करे। ये प्रश्न पूछने वाली, जवाब देने वाली राज्य मंत्री शैलजा है, जो मेरे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में बहुत कम उम्र में मंत्री बनी। जो उत्तर देने वाले अर्जुन सिंह थे, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, और हमारे प्रेरक रश्मि और रंजन के पिताजी शंकर दयाल बाबू, जो 1900 शायद 1994 का, जब मैं विधायक बन चुका था, उस समय का शायद ये पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स है। और बट सब कुछ बिहार में बुरा नहीं है, इतिहास तो बहुत ही खूबसूरत रहा है। और वैसे भी ईश्वर भी बिहार से दुखी होकर बहुत पहले ही चले गए, लेकिन फिर भी स्मृति के लिए भगवान बुद्ध को मोक्ष मिला, लेकिन बिहार में एक भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के बोधि ना बन पाया, ये सोचने का विषय है। गुरु गोविंद सिंह अपने बचपन में वहाँ गए, ईश्वर ही हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन एक बिहारी सिख धर्म को नहीं अपना पाया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। भगवान महावीर वहाँ आए, सचमुच हम लोगों के लिए प्रेरणा है पूरे दुनिया में, और उनकी अंतिम स्मृति वहीं है। बिहार तो लोकतंत्र की सबसे पुरानी गाथा वहीं से लिखी जाती है, फिर भी बिहार अधूरा है, बिहार छूटा है। पता नहीं बिहार के साथ ऐसा क्यों है, लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि तो बिहार का एक अंतिम रूप से एक अच्छा सा कि हमारा इतिहास क्या है, बिहार का वो अंतिम सा दिखा दीजिए।
बिहार का अंतिम दिखा दीजिए, वो जो अमनौर पोखरा पर चलता है। तिवारी जी, बिहार का अंतिम वाला, ये एक छोटा सा है और बिहार का पहला लाइट एंड साउंड शो। कभी आप लोग को देखना हो कि विकास क्या होता है, तो आज के तारीख में छपड़ा में 26 भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली आज आप सब लोग को, और प्रत्यक्ष रूप से मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज छपड़ा की धरती पर 26,000 करोड़ का काम चल रहा है मेरे संसदीय क्षेत्र में। और क्योंकि मैं 5 साल से फ्री हूं थोड़ा सरकार के दायित्व से, और ये किताब पर है, कागज पर है, तो अगर हमारे जैसा आदमी बिहार में 26,000 करोड़ का एक संसदीय क्षेत्र में काम करा सकता है, तो बिहार में हम सब लोगों को वैसे नेता की तलाश तो करनी ही होगी जो 26 लाख करोड़ बिहार के लिए ला के दे सके। और बिहार का एक बार अंतिम रूप से ये दृश्य देखने का प्रयास कीजिए जो बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास है। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिप्त है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी मां सीता। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला गणराज्य दिया। इसी धरती पर वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना की। इसी मिट्टी ने गौतम को ज्ञान दिया और गौतम बुद्ध बनाया। इसी मिट्टी पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के लोगों को संस्थागत शिक्षा दी। ये भूमि है वीरों की, भगवान बुद्धा की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है कि शायद इस गोष्ठी के बाद कुछ विषयों पर आप मंथन कर सकेंगे। और फिर से सभी आयोजकों को और जो अतिथि यहाँ आए हैं और हमारे साथ इस सभा में उपस्थित हैं, आप सबको आज के कार्यक्रम में इतने लंबे अवधि तक यहाँ उपस्थित रहने के लिए आप सबका विशेष रूप से अपनी तरफ से और सबको फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।